नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मानव शरीर के तंत्रों से संबंधित जो बातें कर रहे थे अपन, उसी कड़ी में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें हर छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये विभिन्न प्रकार के रोग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी पूछा जा सकता है कि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, इस हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, या अधिकता की वजह से कौन सा रोग होता है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है, कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर की बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। हर छोटे एग्जाम, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम से लेकर के बड़े यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके अंदर अपन ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, और अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। तो अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। इसके जनक माने जाते हैं एडिसन। एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र, और दूसरा होता है अपना तंत्रिका तंत्र। जब अपन अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र, तब इन्हें बोलते हैं समन्वय तंत्र, समन्वय तंत्र या इंटीग्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है तो नर्वस सिस्टम भी काम करेगा, और नर्वस सिस्टम यदि काम करता है तो एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करेगा। इसलिए एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इन दोनों सिस्टम को आपस में मिलाकर बोलते हैं समन्वय तंत्र या इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो अभी अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसका कार्य एक्यूरेट नहीं होता, मतलब डिफ्यूज होता है, विस्तृत कार्य होता है। जबकि नर्वस सिस्टम का जो कार्य होता है वो एक एक्यूरेट कार्य होता है, एक्यूरेट फंक्शन का काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ग्रंथियों के बारे में हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि मानव शरीर के अंदर जो ग्रंथि हैं वो मेनली 2 प्रकार की होती हैं। एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्रंथि होती हैं जिनसे स्रावित पदार्थ को लाने ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती, अर्थात इनके अंदर नलिका नहीं होती जिससे कोई भी स्रावित पदार्थ एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंच सके। तो ये नलिका रहित ग्रंथि होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ जो होता है उसे बोलते हैं हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका रहित होती हैं। दूसरी ग्रंथि होती हैं बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन, इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये नलिका युक्त होती हैं, इनके अंदर विशेष प्रकार की डक्ट पाई जाती है, इसलिए नलिका युक्त होती हैं। इनसे स्रावित जो पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं एंजाइम। इनसे स्रावित पदार्थ को क्या कहेंगे? एंजाइम्स कहते हैं। और ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य कर लेती है, यानी एंडोक्राइन का काम भी कर लेती है और बहिस्रावी एक्सोक्राइन का कार्य भी करती है, उसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। तो उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि का सबसे अच्छा उदाहरण है अग्नाशय ग्रंथि। हमारे जो पैंक्रियाज होती है अग्नाशय, ये पैंक्रियाज हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। या इसके अंदर आती हैं जनद ग्रंथि। जो जनद ग्रंथि हैं गोनेड्स होते हैं, ये गोनेडल ग्लैंड भी इसी का उदाहरण होती हैं। जैसे नर के शरीर के अंदर वृषण टेस्टिज और मादा शरीर के अंदर अंडाशय, तो ये वृषण टेस्टिज होते हैं, ये भी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण होता है। अंडाशय भी ओवेरी
ये भी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। तो पहला प्रश्न यही सिंपल पूछा जाता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है और कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन सी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो हार्मोन हमेशा ब्लड के अंदर पाया जाता है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो पदार्थ एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा शरीर से बाहर डायरेक्ट नलिका के माध्यम से त्याग दिया जाता है। तो ऐसा पदार्थ जो नलिका के माध्यम से शरीर से डायरेक्ट बाहर से हमें दिखाई देता है तो वो ग्रंथि क्या कहलाएगी, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। आप तो यूँ याद रख लें कि जिनसे निकलने वाले पदार्थ हमें डायरेक्ट बाहर से दिख जाते हैं तो बहिस्रावी, जैसे कि पसीना ग्रंथि। तो पसीना ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि हो गई, बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण हो गया। बाहर से दिखता है क्योंकि पसीना स्किन के अंदर उपस्थित पसीना ग्रंथि स्वेट ग्लैंड से स्रावित होता है। तो पसीना ग्रंथि कौन सी ग्रंथि का उदाहरण हो गया, बहिस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो पसीना आता है वो हथेली और तलवे के अंदर आता है। हथेली तलवे में सबसे ज़्यादा पसीना ग्रंथि सक्रिय होती हैं। ऐसे ही स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियों का पाए जाना स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है और स्तन ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होती है। ऐसे ही कान के अंदर पाई जाने वाली सेरुमीनस ग्रंथि, सेरुमीनस ग्रंथि ये कान के अंदर पाई जाती है और इसके द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है उसे सेरुमन या कर्णमोम कहा जाता है। इसी प्रकार बहिस्रावी ग्रंथि में देखें तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि सैलाइवरी ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी लास्ट बार पूछा था कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो उसमें लार ग्रंथि ऑप्शन दिया हुआ था। तो एक ऐसी ग्रंथि हो गई बहिस्रावी। ऐसे ही हमारे चेहरे पर सबसे ज़्यादा तेलीय पदार्थ स्रावित होता है तेलीय ग्रंथि के माध्यम से और उस तेलीय ग्रंथि को बोलते हैं सेबेसियस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो गई है, सेबेसियस। तो सेबेसियस ग्रंथि तेलीय ग्रंथि होती है और सेबेसियस ग्रंथि सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप से चेहरे पर पाई जाती है, इसीलिए अपनी जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है। तो आप पसीना ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, लार ग्रंथि, कान के अंदर सेरुमिनस ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, ये कौन सी ग्रंथि हुई, बहिस्रावी ग्रंथि। और जिनसे स्रावित पदार्थ हमें बाहर से दिखाई नहीं देता उन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे पीयूष ग्रंथि हो सकती है या पीनियल ग्रंथि हो सकती है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, जिन्हें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इनके एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उससे बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं एडिसन। दूसरा प्रश्न उठता है कि हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन एंजाइम दोनों में भी बेसिक डिफरेंस होते हैं। जैसे अपन बात करें ये हार्मोन, ये एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एंजाइम होते हैं वो अधिकांशतः प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, लेकिन हर एंजाइम प्रोटीन होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। हार्मोन्स, ये हार्मोन जब कार्य करते हैं तो जब किसी भी सबस्ट्रेट पर काम करते हैं, किसी भी उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं या यूँ कहें कि किसी भी जैविक क्रिया में प्रयुक्त होते हैं तो एंजाइम कार्य करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कार्य करते ही नष्ट हो जाते हैं, जबकि ये नष्ट नहीं होते। हार्मोन्स जो होते हैं वो खुद के अपने रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ऐसे कारक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते, एंजाइम कहलाते हैं। और हार्मोन जब किसी भी क्रिया में भाग ले लेते हैं तो हार्मोन काम करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं जब काम करते हैं तो ये जीन लेवल पर काम करते हैं, जीन स्तर पर, या ये प्लाज्मा झिल्ली पर कार्य करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या जीन स्तर पर कार्य करते हैं। जबकि जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रियण ऊर्जा
के मान को कम कर देते हैं, जबकि अभिक्रिया की जो दर होती है उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कारक जो सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। हार्मोन्स जो होते हैं, हमेशा ध्यान रहे कि हार्मोन्स हैं ये एमिनो एसिड हो सकते हैं, ये प्रोटीन हो सकते हैं, या ये स्टीरॉयड प्रकृति के हो सकते हैं, स्टीरॉयड प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन। तो इनकी रासायनिक संगठन में भी अंतर है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जबकि हार्मोन प्रोटीन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एमिनो एसिड हो सकता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ये स्टीरॉयड प्रकृति के हो सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न खूब इम्पोर्टेंट होता है। ये जो सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं वे कारक क्या कहलाते हैं? तो आंसर होना चाहिए एंजाइम्स। ये प्रश्न एलडीसी के पेपर में पूछा भी गया था कि एंजाइम की क्रिया विधि होती है तो सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करना और अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। एंजाइम किससे निकल के आता है? बहिस्रावी ग्रंथियों से। और हार्मोन किससे निकलता है? अंतःस्रावी से। हार्मोन नष्ट हो जाते हैं जबकि एंजाइम कभी भी नष्ट नहीं होते। हार्मोन जब काम करता है तो ये तो या जीन लेवल पर काम करता है, प्लाज्मा झिल्ली स्तर पर कार्य करता है, जबकि एंजाइम्स होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। आगे अपन देखें तो ये जो हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स शब्द सबसे पहले स्टर्लिंग वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था? वैज्ञानिक स्टर्लिंग हुए हैं जिन्होंने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था, स्टर्लिंग। जबकि जो एंजाइम शब्द है, एंजाइम शब्द दिया गया था डब्ल्यू कोहेने के द्वारा। एंजाइम शब्द, एंजाइम को विकर भी कहा जाता है, और एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू कोहेने ने। जबकि एंजाइम की जो खोज की गई थी वो खोज करता है बकनर। एंजाइम की सबसे पहले खोज की थी बकनर ने, और सबसे पहले खोजा गया जो एंजाइम था, पहला एंजाइम वो था जाइमेज। जाइमेज सबसे पहले खोजा गया एंजाइम था, जबकि पहली बार क्रिस्टलीकृत एंजाइम का उदाहरण होता है यूरिएज। यूरिएज प्रयोगशाला के अंदर पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया था। यूरिएज खोजा गया एंजाइम था जाइमेज। एंजाइम की खोज करता है बकनर। बकनर ने ईस्ट कोशिका, यानी कि जो कवक होते हैं, एक कोशिकीय कवक होती है ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा सबसे पहले एंजाइम की खोज की थी। एंजाइम नामकरण देने वाले थे डब्ल्यू कोहेने, जबकि हार्मोन शब्द का प्रयोग करने वाले हैं स्टर्लिंग। ध्यान रहे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो पादप और जंतुओं के अंदर अलग अलग हैं। हार्मोन जंतुओं के अंदर पहली बार खोजा गया था सीक्रेटिन। जंतुओं में पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सीक्रेटिन होता है, जो ड्यूडेनम या ग्रहणी से खोजा गया था। जबकि पादपों के अंदर खोजा गया पहला हार्मोन है ऑक्सिन या ऑक्सिन जिसे कहते हैं। तो ऑक्सिन पादपों के अंदर खोजा गया पहले हार्मोन का उदाहरण है, जो पादपों के अंदर शीर्षस्थ वृद्धि करवाता है, अर्थात जो प्रोसीड्स और मूल शीर्ष होते हैं उनके वृद्धि के लिए प्रेरण का काम करता है। तो पादपों में खोजा गया पहला हार्मोन ऑक्सिन, और जंतुओं में खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन। हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया? स्टर्लिंग ने। हार्मोन किसी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी। और एंजाइम किससे स्रावित होते हैं? बहिस्रावी। और ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करती है उसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि का उदाहरण है पैंक्रियाज। अग्नाशय ग्रंथि जो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी है, जिसे हमारे शरीर की मीठी रोटी के नाम से जाना जाता है। तो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों में बेसिक डिफरेंस हैं। अपन को डिटेल में पढ़ना है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अपन ग्रंथियों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला प्रश्न होता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सिंपल सा प्रश्न है कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ली जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आंसर होगा आपका यकृत, लीवर,
या इसी को जिगर कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि का उदाहरण है। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तब आपका आंसर चला जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और यदि पूछे कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण होना चाहिए अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज, जो पाचन की दृष्टि से दूसरी बड़ी ग्रंथि का उदाहरण है। यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष, जिसे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये मटर के दाने के समान अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। मटर दाने समान होती है, मात्र 0.5 ग्राम की होती है। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तब आंसर हो जाएगा पीनियल। पीनियल ग्रंथि, जिसे लैंगिक जैविक घड़ी या तीसरी निष्क्रिय आंख के नाम से जानते हैं, यह पीनियल ग्रंथि भी अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है, लेकिन ये 0.2 ग्राम की होती है। ये चावल के दाने के समान होती है। तो यदि आपको पीनियल भी ऑप्शन दे रखा है और पीयूष भी ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर पीनियल करना है। यदि पीनियल ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड करें। दोनों ही ऑप्शन में होने पर पीनियल। पूछे कि मटर के दाने के समान अग्र मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर पीयूष। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे यकृत। यकृत को हमारे शरीर की प्रयोगशाला या लेबोरेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं में सबसे व्यस्त रहने वाला अंग भी है। तो सबसे व्यस्त रहने वाला अंग है ये उपापचय क्रियाओं में। सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अपन एक एक करके ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि से स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। गले में स्थित, ये गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि वास्तव में एच आकृति की होती है। इसकी आकृति होती है एच शेप होती है। इससे थायराइड ग्रंथि की साइज नर के अंदर हल्की छोटी, जबकि मादाओं में ये साइज की दृष्टि से हल्की बड़ी होती है। तो नर में छोटी होती है, जबकि मादाओं के अंदर बड़ी होती है। थायराइड ग्रंथि की यदि आकृति देखी जाए, तो थायराइड ग्रंथि के अंदर 2 लोब्स होते हैं, 2 पाली होती हैं, और इन पालियों के अंदर इस जगह पर यहाँ ये पैराथायराइड ग्रंथि को इंडिकेट करते हैं। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि के पास ही होती है, अर्थात डोर्सल सरफेस पर उपस्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथि एक होती है, पैराथायराइड ग्रंथि 2 जोड़ी होती हैं। और थायराइड ग्रंथि के अंदर जो एच आकृति में बीच की जो संरचना है, इसे बोलते हैं इस्थमस। इसे क्या कहेंगे? इस्थमस, योजक कहते हैं, जो दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इसलिए ग्रंथि एच आकृति की है, मादाओं में हल्की बड़ी, नर में थोड़ी छोटी होती है, गले में स्थित होती है। ये थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स होता है, उसे बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। तो इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन पुट्टिकाओं से स्रावित होता है, क्योंकि इसके निर्माण में फॉलिकल्स भाग लेती हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन एकमात्र ऐसे हार्मोन का उदाहरण भी है जो अल्प समय के लिए संग्रहित होता है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का जब निर्माण होता है तो ये निष्क्रिय रूप में रहता है। T1, T2, T3, T4 कई रूपों में पाया जाता है। इसकी जो वास्तव में थायरोक्सिन हार्मोन है वो हम T4 अवस्था को बोलते हैं। कौन सी अवस्था को थायरोक्सिन कहा जाता है? T4। T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन। ये T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन।
ये इसकी रासायनिक प्रकृति होती है। यह थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए हमें प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर 110 माइक्रोग्राम आयोडीन से कम आयोडीन शरीर में पहुंचता है तो उसके शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। तो जो गलगंड या घेंगा रोग होता है वो कौन से हार्मोन की कमी की वजह से होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का मतलब T4 होता है, टेट्रा आयोडो थायरोग्लोबुलिन होता है। हमें प्रतिदिन कितनी आयोडीन की जरूरत पड़ती है? 120 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे रिक्वायर्ड होता है, और यदि 110 माइक्रोग्राम से कम रह जाता है तो इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इससे थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के साथ साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन भी स्रावित होता है, जिसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन भी इसी थायराइड ग्रंथि की पैरापुटिकाओं से, या यूँ कहें कि सी आकृति की कोशिकाओं से स्रावित होता है। और कैल्सीटोनिन नाम से ही पता चल रहा है कि यह कैल्शियम उपापचय से संबंधित है। ये कैल्शियम उपापचय क्रियाओं से संबंधित होता है, जबकि जो थायरोक्सिन होता है ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेता है। यह शरीर के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं अपचयी उपचयी अर्थात कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं उनमें भाग लेता है। अब देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, गले में स्थित होती है, एच आकृति की होती है, नर के अंदर छोटी मादाओं में अपेक्षाकृत बड़ी होती है। दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक थायरोक्सिन एक कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कैल्शियम उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है और थायरोक्सिन उपापचय क्रियाओं से रिलेटेड है। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए हमें प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है। तो कार्य की बात करें तो पहला ही कार्य होता है ये उपापचय क्रियाओं की दर को बढ़ाता है। तो उपापचय क्रियाओं की जो दर होती है मेटाबॉलिक रेट उसको बढ़ा देता है। दूसरा इसका काम होता है श्वसन और हृदय की धड़कन को भी बढ़ाता है। श्वसन दर व हृदय धड़कन को बढ़ाने का काम भी करता है। यही कारण होता है कि जिसके अंदर थायरोक्सिन का लेवल ज़्यादा होता है उसमें हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो जाती हैं। श्वसन दर भी ज़्यादा, हृदय धड़कन की दर भी ज़्यादा। तीसरा इसका काम होता है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विभेदन करता है। तो वृद्धि और विकास को विभेदन कौन करता है? थायरोक्सिन। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ग्रोथ हमें दिखाई देती है जबकि डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देता। ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट एक जीवन पर्यंत चलने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैव रासायनिक परिवर्तन है। वृद्धि जो होती है एक मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है एक गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंज होता है, जबकि जो मात्रात्मक परिवर्तन है वो वृद्धि होती है। वृद्धि अनेकों वृद्धि मिलकर विकास करती हैं, अर्थात कह सकते हैं कि विकास का जो छोटा सा रूप होता है वो ग्रोथ होती है। इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने का काम, विभेदन करने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। आगे इसका काम होता है मेंढक की जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था उसमें कायांतरण करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है। मेंढक के लार्वा में कायांतरण करता है। मेंढक का जो लार्वा है इस लार्वा को बोलते हैं टेडपोल। तो मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल, जिसके अंदर पूंछ उपस्थित होती है। इसमें क्या पाई जाती है? पूंछ उपस्थित। और लार्वा से जब वयस्क का निर्माण होता है तो वयस्क के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं कायांतरण। तो मेंढक के लार्वा का नाम टेडपोल, पूंछ उपस्थित होती है, कायांतरण लार्वा से वयस्क के निर्माण की क्रिया होती है। वयस्क में पूंछ नहीं होती, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि यह पूंछ रहित होता है। ध्यान रहे कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक तो पहला
कि मेढक के लार्वा का नाम क्या है, तो आंसर सीधा है टेडपोड। लार्वा से वयस्क के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। जो लार्वा होता है उससे जब कायांतरण की क्रिया होती है तो कौन से हार्मोन भाग लेता है, तो आंसर होगा थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन। यदि आपसे पूछे कि समुद्री जल में कौन से तत्व की कमी की वजह से मेढक में कायांतरण नहीं होगा, तब आपका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो मेढक के अंदर कायांतरण मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। और यदि आपसे पूछे कि मेढक के लार्वा में कौन से एंजाइम की कमी हो जाने की वजह से भी कायांतरण नहीं होगा, तब आपका आंसर होना चाहिए कैथेप्सिन। कौन सा एंजाइम, कैथेप्सिन। तो एंजाइम पूछे तो कैथेप्सिन, तत्व पूछे तो आयोडीन, और हार्मोन पूछे तो थायरोक्सिन। लार्वा का नाम पूछे तो टेडपोल लार्वा, और इस क्रिया का नाम पूछे तो कायांतरण। ये सारे के सारे जो 4 काम लिखे हैं ये थायरोक्सिन हार्मोन के काम है। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, जो रासायनिक प्रकृति से सामान्यतः टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन प्रकृति का होता है। यदि किसी के अंदर इस थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो सिंपल थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब उससे हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। या हो सकता है कि इसकी अधिकता की वजह से प्लूमर रोग होता है, प्लूमर रोग, या ग्रेव्स रोग होता है, जिसके अंदर ये थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो ये थायरोक्सिन की अधिकता की वजह से होने वाले रोग हैं। या इसकी अधिकता लंबे टाइम तक रहती है तो एक रोग होता है एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर नाम का रोग होता है, जिसमें जो नेत्र गोलक आईबॉल है, आँख की जो साइज होती है वो नॉर्मल से बड़ी होती है। और यदि पूछे कि थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन की कमी से, ये तो अधिकता से थे, कमी की वजह से क्रेटिनिज्म रोग होता है, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म नाम का रोग हो जाता है कमी की वजह से। दूसरा रोग होता है, यदि थायरोक्सिन की कमी रहेगी तो घेंगा रोग होगा, गलगंड रोग हो जाता है, जिसे आप सब जानते हैं, गोइटर जिसे कहते हैं, या इसी को घेंगा रोग कहा जाता है। यदि तीसरा रोग पूछे, कभी कभी होता यह है कि थायराइड ग्रंथि की किसी भी इम्यून डिसऑर्डर की वजह से थायराइड ग्रंथि की डेथ हो जाती है, जिससे हाशमीटो रोग होता है, हाशमीटो। यह हाशमीटो रोग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का उदाहरण होता है, स्वयं प्रतिरक्षी रोग है, जिसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। तो ये क्रेटिनिज्म, गलगंड, हाशमीटो ये थायरोक्सिन की कमी से होते हैं, जबकि थायरोक्सिन की अधिकता की वजह से प्लूमर रोग, ग्रेव्स रोग और एक्स ऑप्थेल्मिक रोग होते हैं। ये प्रश्न अभी क्रेटिनिज्म वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में 2020 में ही पूछा गया है। पूछा था क्रेटिनिज्म रोग का कारण क्या है, थायरोक्सिन का अल्प स्त्रवण या अति स्त्रवण, तो फर्स्ट ईयर में पूछ लिया गया था। तो आंसर क्या होना चाहिए, थायरोक्सिन की कमी की वजह से होने वाला रोग है। ये अपन ने थायराइड ग्रंथि देखी। दूसरी गले में ही स्थित जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पैराथायराइड। पैराथायराइड अभी आपने देखा था, जब पैराथायराइड, पैराथायराइड, अभी आपने थायराइड ग्रंथि देखी थी। थायराइड ग्रंथि चाकृति की थी, उसके अंदर 2 लोब्स थे, उन्हीं के अंदर यह मटर के दाने के समान 4 संरचनाएं होती हैं। ये पैराथायराइड ग्रंथि को इंडिकेट करती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि जिसके बारे में साइंटिस्ट रेनाल्ड के द्वारा बताया गया था, इस पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है, स्रावित हार्मोन, उसे बोलते हैं PTH, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन कहते हैं इसे। इसी हार्मोन को बोलते हैं कॉलिप हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहा जाता है इसी को,
कोलेप हार्मोन, तो कोलेप हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसी को पीटीएच कहा जाता है। ये जो पीटीएच हार्मोन है इसका कार्य देखें तो पीटीएच का काम होता है वास्तव में जब मूत्र निर्माण की क्रिया होती है, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है मूत्र निर्माण की क्रिया, उसके दौरान यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है, जबकि जो फास्फेट है उस फास्फेट के अवशोषण को घटा देता है। तो ये फास्फेट अवशोषण को घटाने का काम करता है। याद रहे कि कैल्शियम के अवशोषण, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जबकि फास्फेट के अवशोषण को क्या करेगा, कम। मूत्र निर्माण की क्रिया के दौरान सामान्यतया 3 चरण होते हैं। पहला एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूरा निस्पंदन होता है, एक री एब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण और तीसरा होता है सीक्रेशन। ये भी अपने आप में क्वेश्चन होता है कि यूरिन फॉर्मेशन मूत्र निर्माण में कितने चरण होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला परानिस्पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा री एब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण और तीसरा सीक्रेशन। उस दौरान जब मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र में से कैल्शियम को पुनः अवशोषित करने का काम करता है ये पीटीएच। यदि किसी के अंदर पीटीएच की कमी हो जाए, पीटीएच की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से टेटेनी रोग होता है। कौन सा रोग हो गया, टेटेनी। टेटेनी का मतलब होता है सडन स्पाज्म इन मसल्स, मतलब मांसपेशियों के अंदर ऐंठन हो जाती है, इस ऐंठन वाली बीमारी को बोलते हैं टेटेनी। ध्यान रहे कि टेटेनी और टेटनस दोनों डिफरेंट हैं। टेटेनी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हार्मोन से रिलेटेड होता है, जबकि टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पेशियों के अंदर ऐंठन होने लगती है। तो एक टेटनस क्या है, संक्रामक रोग, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। और जो टेटेनी है ये पीटीएच की कमी की वजह से होता है। यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो पीटीएच की यदि किसी के अंदर अधिकता हो जाए तो अधिकता की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, अर्थात ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, पोरस यानी पोरोसिटी यानी हड्डियों के अंदर छेद हो जाते हैं। तो हड्डियों में जो छेद वाली बीमारी है उस हड्डियों में छेद वाली बीमारी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। कौन से हार्मोन की कमी की वजह, अधिकता की वजह से होता है, पीटीएच। तो पीटीएच की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस, पीटीएच की कमी से टेटेनी रोग होता है। पीटीएच का काम क्या है, मूत्र निर्माण के समय कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना, जबकि फास्फेट के अवशोषण को कम करता है। और पीटीएच का ही दूसरा नाम क्या है, कोलेप हार्मोन। पीटीएच कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है जो कि गले के अंदर स्थित होती है। आगे ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। तो पहले अपन ने पैराथायराइड पढ़ी, थायराइड और पैराथायराइड दोनों गले में स्थित होती हैं। गले से थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें तो अपने हार्ट के पास एक ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। तो नेक्स्ट ग्रंथि है थाइमस। थाइमस स्थिति देखें तो थाइमस ग्रंथि ये हृदय के पास होती है, अर्थात हृदय के जस्ट नज़दीक, हृदय के ऊपर की साइड में स्थित होती है ये। इस ग्रंथि को प्रशिक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है या इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो विभिन्न प्रकार की डिफेंस सेल होती हैं उनकी ट्रेनिंग का काम करती है, इसीलिए इसे लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। ये ग्रंथि नवजात शिशु में बड़ी होती है, नवजात शिशु में बड़ी, सबसे बड़ी ये नवजात शिशु में ही होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उम्र के धीरे धीरे बढ़ते जाने पर इसकी साइज में धीरे धीरे कमी आती है, और यदि इसकी साइज में धीरे धीरे कमी आती है तो कमी की वजह से धीरे धीरे शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है। इस ग्रंथि के अंदर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। सेल, उन कोशिकाओं को बोलते हैं हेसल्स कार्पल्स। हेसल्स कार्पल्स कहते हैं। तो हेसल्स कार्पल्स का
कार्पल्स। इस सेल का लक्षण, इस ग्रंथि का लक्षण होता है ये भक्षक प्रकृति की कोशिकाएं होती हैं, इसका वेंजर्स होती हैं, जिनका वास्तव में काम होता है थायराइड ग्रंथि के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा खाकर नष्ट करना, यानी उनका भक्षण अपघटन करने का काम करती है। उन सेल्स का नाम है हेयर सेल्स। ये नवजात शिशु में बड़ी होती है और इस ग्रंथि के निष्क्रिय होते ही धीरे धीरे सामान्य शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर। इससे जो स्रावित हार्मोन है उस हार्मोन को बोलते हैं थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। इस थाइमोसिन हार्मोन का काम होता है वास्तव में शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक तंत्र है, प्रतिरोधक तंत्र इम्यून सिस्टम, उसको उत्तेजित करना या सक्रिय बनाना। तो प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय बनाता है। जब अपन ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में एक WBC का टाइप पढ़ते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो होती हैं जो आपने ब्लड में पढ़ी भी थी, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट हैं वो बोन मैरो या अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं और अस्थि मज्जा के अंदर ही मैच्योर होती हैं, वहीं पर कार्य करती हैं, उन्हें बी लिम्फोसाइट कहते हैं। जबकि जो दूसरी टी लिम्फोसाइट होती हैं उन टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन या डेवलपमेंट इसी ग्रंथि के अंदर होता है। तो ये जो टी शब्द आता है टी लिम्फोसाइट में, टी शब्द है ये थाइमस ग्रंथि को इंडिकेट करता है। तो थाइमस ग्रंथि के अंदर टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन होता है। तो टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन कहाँ होता है? तो आंसर होना चाहिए थाइमस ग्रंथि में। अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर नवंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन कहाँ होता है। टी लिम्फोसाइट का यदि निर्माण पूछ लिया जाए, निर्माण पूछ लिया जाए तो आंसर होगा बोन मैरो या अस्थि मज्जा, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, जबकि डेवलपमेंट कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास। थाइमस ग्रंथि नवजात शिशु में बड़ी होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो सामान्यतया ये छोटी होती है, निष्क्रिय। इसके अंदर विशेष प्रकार की भक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन भक्षक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? हेसल सेल। ये हेसल्स सेल ठीक उसी प्रकार की होती हैं जैसे हमारे ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स होती हैं, या यूँ कहें कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाने वाली जो मैक्रोफेज या हिस्टियोसाइट सेल्स होती हैं उनके समान कार्य करती हैं। इससे स्रावित हार्मोन है थाइमोसिन और इस हार्मोन का काम होता है रोग प्रतिरोधक तंत्र को सक्रिय करना। थाइमस ग्रंथि के अंदर टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट का निर्माण पूछे तो अस्थि मज्जा में होता है। ये आज अपन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों में और बहिस्रावी ग्रंथियों में बेसिक डिफरेंस पढ़ा, हार्मोन और एंजाइम की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, और ग्रंथियों में सामान्यतया 3 ग्रंथियों को डिटेल में पढ़ा, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। इनसे संबंधित कार्य, इनकी कमी अधिकता की वजह से होने वाले रोग। यहाँ से आगे की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।